हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MKH। आई एम स्नेहा सिंगाटिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। उसमें हमने मल्टीप्लाई ऑफ स्केलर मैट्रिसेस के साथ जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे किसी स्केलर का, तो वहाँ तक हमने कर लिया था। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक था जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। देखिए, ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए यूज़फुल रहेंगी अगर आप कंपटीशन लेवल में किसी भी तरह से मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं जहाँ पर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट टॉपिक ग्रेजुएशन लेवल तक का आता है, तो वहाँ उस एग्ज़ाम के लिए, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप अपना टॉपिक इस वीडियो सीरीज से आराम से रेडी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। देखिए, हमारे पास सिंपली टू मैट्रिसेस हम लेते हैं जी। कोई भी दो मैट्रिसेस हम यहाँ पर ले रहे हैं। एक मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर है जी n इंटू एन का, और एक हमारी मैट्रिक्स ऑर्डर की है जी p इंटू क्यू ऑर्डर की। ठीक है, अगर हमें इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि फर्स्ट मैट्रिक्स जिसका जो पहले है उसके, देखिए यहाँ पर ये इसके रोज होते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के, ये इसके कॉलम्स होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, ये इसके नंबर ऑफ रोज एंड इसके नंबर ऑफ कॉलम्स। तो फर्स्ट रूल ये होता है कि हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। ठीक है जी, दैट मीन्स यहाँ पर n इक्वल्स टू p होना चाहिए। ओके, इसे अगर हम m कंसिडर कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। n इक्वल्स टू p होना चाहिए, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। और ये कंडीशन मस्ट है, अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका जो है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। ओके, अब इसके बाद जो रिजल्टेंट ऑर्डर होगा, यानी कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर में जो मैट्रिक्स आएगी उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा जी जो बच गए, यानी ये तो आप कैंसिल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो इक्वल कर लिया, इनका काम खत्म। ठीक है जी, अब वो जो मैट्रिक्स आएगी उसमें रोज होंगी फर्स्ट मैट्रिक्स की एंड नंबर ऑफ कॉलम होंगे जी सेकंड मैट्रिक्स के। ठीक है जी, तो ये r इंटू क्यू, सॉरी यहाँ पर ये m है, सॉरी। ठीक है, ये वाली m है, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की रो होने चाहिए और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम। ठीक है जी, तो ये चीज़ अगर हम ले लेते हैं R1 एंड C2 लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसा, यानी कि m इंटू क्यू इस ऑर्डर की हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये दोनों चीज़ें हमें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं जी कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में हम कोई भी दो मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लाई करते कैसे। तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक मैट्रिक्स लेते हैं हम 4 4 7 6। ठीक है जी, और एक मैट्रिक्स हम लेते हैं यहाँ पर कुछ इस टाइप की, बिल्कुल इजी सा एग्जाम्पल हमने लिया है। इसके ऑर्डर्स हम लिख लेते हैं, ये 2 बाई 2 की है एंड ये मैट्रिक्स हमारे पास देख सकते हैं आप, इसके 2 इंटू 1 की है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज 2 है एंड कॉलम्स 1 है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि क्या इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आप बोलेंगे बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के एग्जैक्टली इक्वल है। अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, तो फर्स्ट का उठाना है नंबर ऑफ रोज एंड सेकंड का उठाना है नंबर ऑफ कॉलम्स, तो 2 इंटू 1 की हमारी मैट्रिक्स रहेगी। अब देखते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करना कैसे होता है। तो देखिए, सिंपली हमें क्या रहना है, इधर से हमारी फर्स्ट रो उठानी है और इधर से हमारी फर्स्ट कॉलम उठाना है। फर्स्ट रो के सभी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके और एडिशन कर देंगे तो हमारा एक एलिमेंट बनेगा। ठीक है जी, यानी कि इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 इंटू 5, प्लस इसके सेकंड एलिमेंट को इसके सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी 4 इंटू 6। ठीक है, तो अभी ये एक ही एलिमेंट बना हमारा। ठीक है जी, क्योंकि 2 इंटू 1 की है, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो और एडिशन कर दो, तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट हमें मिल जाएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। ठीक है जी, इसी टाइप से अब सेकंड एलिमेंट के लिए यहाँ से सेकंड रो को उठाना है और इसको इसके फर्स्ट जो हमारा कॉलम है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, प्लस 6 जा ये हो जाएगा जी 36। ठीक है जी, तो ये फाइनली हमारे पास एक 2 इंटू 1 की मैट्रिक्स आ जाएगी। यहाँ पर हम देखें 4 5 जा 20 होगा और ये हो जाएगा हमारा
6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा हमारा 44 और यहाँ हो जाएगा जी हमारा 71। तो ये हमारी 2 into 1 की मैट्रिक्स आ जाएगी जी आंसर के फॉर्मेट में। ठीक है, तो वेरी इजी है ये। ठीक है, तो हमने देख लिया कि कैसे हम जो है मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो जिन लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा है होपफुली आपको अच्छे से क्लियर होगा। बस थोड़ा सा हमें प्रॉपर्टीज चेक करनी होती है कि कैसे फर्स्ट जो हमारी मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, सेकंड मैट्रिक्स जो होती है उसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, तो हमारा पॉसिबल है। कुछ बच्चे यहाँ पर क्योंकि हमारा जो एडिशन होता है, एडिशन की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर कंडीशंस कुछ अलग होती हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो जैसे हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज की थी वैसे ही हम यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा हमें देखना है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिसेस को, जैसे मान लीजिए ए को हमने बी से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमारा होता है जी प्री फैक्टर। ठीक है जी, ये हमारा होता है प्री फैक्टर और ये हमारा होता है पोस्ट फैक्टर। ठीक है जी, यानी कि जो बाद में होता है वो पोस्ट फैक्टर। ठीक है जी, और ये हमारा होता है प्री फैक्टर। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर है। अब देखिएगा, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि मल्टीप्लिकेशन टू मैट्रिसेस का कभी भी कॉम्यूटेटिव नहीं होता। तो कॉम्यूटेटिव ये नहीं होते हैं। ओके, दैट मीन्स अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये बी ए के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि फिर तो हमें कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, ये सब चीज़ें उनका रेशो जो है वो बदल जाएगा, तो वहाँ पर रिजल्टेंट में अलग अलग ऑर्डर्स की मैट्रिक्स भी आ सकते हैं। ठीक है जी, तो ए बी एंड बी ए कभी भी नॉट इक्वल्स होंगे, यानी कि इक्वल नहीं होंगे, यानी ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता, इसे बोलेंगे नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है जी, अब नेक्स्टली सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव की अगर हम बात करें, एसोसिएटिव होती है जी हमारी कि अगर हम ए इसमें बी सी को पहले मल्टीप्लाई करें, मतलब बी सी को मल्टीप्लाई करके रखें फिर उसे ए से मल्टीप्लाई करें, या हम ए बी को पहले मल्टीप्लाई करें और फिर सी से मल्टीप्लाई करें, तो एक बहुत ही लॉजिकल थिंग है ये कि यहाँ पर कॉम्यूटेटिव ये नहीं होता है बट ये एसोसिएटिव होता है। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो होती है डेफिनेटली। ओके, सो नेक्स्ट हमारी होती है जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होगी थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव कि मल्टीप्लिकेशन हमें पता है जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते ही करता है, बट जो है जैसे एडिशन के अंदर करता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में नहीं करता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का कॉम्बो होता है। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, इसको आप बी प्लस सी, तो यहाँ पर एडिशन आ गया ना। ठीक है, तो बी प्लस सी यानी कि दोनों मैट्रिसेस के एडिशन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें और ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर उनका एडिशन करें, तो ये लो यहाँ पर फॉलो होता है। ठीक है जी, ये चीज़ हमें क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, अब इन सब प्रॉपर्टीज़ के बाद हम देखते हैं जी हमेशा हमारा इन्वर्स एंड आइडेंटिटी। ठीक है जी, तो फोर्थ थिंग हमारी क्या है जी, सबसे पहली बात हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की हम बात करेंगे। हमें पता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो काफ़ी बार हम पढ़ चुके हैं इसमें। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो हमारी होगी वो होगी हमारी आई मैट्रिक्स, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हमारी जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, बिकॉज हमें पता है कि आई को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही हमें मैट्रिक्स मिलने वाली है ए। ठीक है जी, ये चीज़ हमें क्लियर है। नेक्स्टली हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे अगर हम एक मैट्रिक्स को उसी सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और उसकी इंटीग्रल पावर्स हम ले रहे हैं, तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो थोड़ा सा हम साइड में एक बार देख लेते हैं। तो इसके लिए आप हेडिंग डाल सकते हैं जी, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आप कितने भी पावर कर दें वो आपके लिए सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी। आई की आप स्क्वायर कर दें, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आप
जो है पावर 7 ले लें, कितनी भी पावर्स आप लेंगे उसका रिजल्ट सेम रहेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी ऑलवेज। ठीक है जी, पहली चीज़ तो ये। सेकंड थिंग हमारी कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी, चाहे वो आप पहले ए को ले रहे हैं यानी प्री फैक्टर में ए है या पोस्ट फैक्टर में ए है, ठीक है, तो रिजल्टेंट हमारा ऑलवेज एक जीरो मैट्रिक्स ही आएगी। ठीक है जी, ये चीज़ वेरी वेरी क्लियर है। दूसरा एक चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है कि मान लीजिए हमने कोई दो मैट्रिसेस ली और उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारे पास एक ज़ीरो मैट्रिक्स आ गया, तो इसका मतलब कुछ लोग, क्योंकि सिंपली हम जब जो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो उसमें हम ये कंसिडर करते हैं कि इसमें या तो ए ज़ीरो होगा, ठीक है जी, या फिर इसमें बी ज़ीरो होगा। लेकिन यहाँ पर इन दोनों कंडीशंस के अलावा एक और चीज़ आ जाती है कि या तो ए ज़ीरो होगा या फिर ए ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है जी, ए और बी बोथ ज़ीरो भी हो सकते हैं, ठीक है जी, या फिर बोथ नॉट इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकते हैं। ठीक है जी, इसमें ये हो सकता है कि ए ज़ीरो होगा बी ज़ीरो नहीं होगा, इसमें होगा कि बी ज़ीरो होगा ए ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये चार कंडीशंस हमारी इस केस में बन सकती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक ज़ीरो होना चाहिए या दोनों ज़ीरो होने चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये चारों केसेस हमें ध्यान में रखने होते हैं। ओके, सो अब हमारा जी नेक्स्ट टॉपिक है जी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक टॉपिक है जी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। चलिए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आप जानते हैं ट्रांसपोज को हम दिखाते हैं ए डैश से, ठीक है, ए डैश से, या फिर हम इसे ए और इसके ऊपर पॉजिटिव साइन, या फिर हम इसे ए और ऊपर हमारा टी, इस टाइप से दिखाते हैं। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो आपकी मैट्रिक्स है उसके सारे के सारे रोज़ को, सारी के सारी रोज़ को आप किस में इंटरचेंज कर देंगे, कॉलम्स में। ठीक है जी, सारी की सारी रोज़ कॉलम्स में बदल जाएंगी एंड रोज़ हमारे कॉलम्स में बदल जाएंगे, कॉलम्स हमारे रोज़ में बदल जाएंगी। सो इसके अंदर ऑर्डर भी चेंज हो जाता है, उसका ऑर्डर भी क्या होता है, पलट जाता है। ठीक है, ऑर्डर ऑल्सो चेंज। तो सिंपली करना क्या है आपको, फॉर एग्जाम्पल हम एक मैट्रिक्स लेते हैं और ये मैट्रिक्स है हमारी कुछ इस टाइप की, लाइक 1 2 -1 0 3 5। ठीक है जी, और इसका ऑर्डर फॉर एग्जांपल अब जैसा आप देख ही रहे हैं 2 × 3 का है, क्योंकि रोज़ हमारी 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमारी 3 हैं। ठीक है जी, सो इसके लिए जैसे ही हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, इसके ट्रांसपोज करने का मीनिंग ये है कि इसकी जो रो है उसको आप कॉलम फॉर्मेट में लिखो और जो कॉलम्स है उनको रो फॉर्मेट में लिखो। तो ये मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी जी 3 × 2 की, यानी कि फर्स्ट जो हमारी रो है उसे आप कॉलम मान करके लिखेंगे। ये हमने इसको कॉलम, फर्स्ट रो को कॉलम मान करके लिख दिया। ठीक है, सेकंड जो हमारी रो है उसे भी कॉलम की तरह लिखेंगे। ठीक है जी, यानी रोज़ हमारी कॉलम बन गई और कॉलम हमारी रोज़ बन गई। अब आप ये भी देख पा रहे हैं कि 1 और 0 फर्स्ट कॉलम था हमारा, ये फर्स्ट रो बन चुकी है। 2 और 3 हमारा सेकंड कॉलम था, ये हमारी सेकंड रो बन चुकी है। और जो -1 5 हमारा थर्ड कॉलम था, ये हमारी रो बन चुकी है। ठीक है, तो रोज़ को हमने कॉलम्स में जाके लिख दिया और कॉलम्स को हमने रोज़ बना दिया। ठीक है जी, चलिए, सो ये बहुत ही अमेजिंग सी, इंटरेस्टिंग सी है। ठीक है, चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अमेजिंग है, क्योंकि ये हमें काम भी आने वाली है बहुत सारी जगह पर। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है जी इसकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हो और उसका फिर से आपने ट्रांसपोज कर दिया, यानी कि आप किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो आपको वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है जी, ये तो बहुत ईजी है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है जी, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है अगर आप a + b का ट्रांसपोज कर रहे हैं, a + b का ट्रांसपोज आप कर रहे हैं, तो वो a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज के इक्वल ही होने वाली हैं। ठीक है जी, यानी कि आप पहले उनका एडिशन करके फिर ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके एडिशन करें, एक ही बात है। ओके, थर्ड थिंग, तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि अगर आपकी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से आपने मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद ट्रांसपोज करना है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, उस स्केलर को बाहर लिख दें और ए का ट्रांसपोज कर दें, दोनों एक ही चीज़ रहेगी। यानी कि पहले मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करने के बाद मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है। ठीक है जी, रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा।
ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें कहती है कि देखिए यहाँ पर एडिशन में तो हमारा सिंपल था कि a प्लस बी का ट्रांसपोज आपका a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के इक्वल था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि अगर हमें ए बी इसके मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज करना है तो जैसे ही ये ट्रांसपोज होंगी तो इनका जो प्री फैक्टर एंड पोस्ट फैक्टर है वो बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, इसे हम बोलते हैं रिवर्सल लॉ। ठीक है जी, रिवर्सल लॉ। ठीक है, पहले यहाँ पर ए बी था, अब यहाँ पर बी डैश ए डैश आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कितने भी मैट्रिसेस हो हमारे पास ए बी सी डी, ठीक है, मान लीजिए 4 मैट्रिक्स हैं और इनका आप कर रहे हैं जी ट्रांसपोज। ठीक है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के साथ ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये रिवर्स हो जाएंगी। ठीक है जी, बिल्कुल रिवर्स ये हो जाएंगी ट्रांसपोज के बाद। ठीक है जी, तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन में एडिशन की तरह नहीं होता बल्कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, एक और चीज़ है इसमें कि जो हमने एडिशन के मल्टीप्लिकेशन के लॉज देखे थे कि इसमें कैंसलेशन लॉ भी चलते हैं। ठीक है, कैंसलेशन लॉ कैसे होता है जी, ये थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी हमारी रह गई थी इसके अंदर, तो इसी के अंदर हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी कर लेते हैं छोटी सी। ठीक है जी, मान लीजिए 6 नंबर प्रॉपर्टी है कैंसलेशन लॉ। कैंसलेशन लॉ क्या होता है जी, कैंसलेशन लॉ हमारा होता है कि अगर मान लीजिए हमारी कोई मैट्रिक्स ए बी का मल्टीप्लिकेशन हमारी ए सी के इक्वल है, ठीक है, तो हम इसे कैंसिल करके मान सकते हैं कि बी इक्वल्स टू सी होगा। ठीक है, ये हमने लेफ्ट साइड से कैंसिल किया है तो लेफ्ट कैंसलेशन है। अगर मान लीजिए हमारी मैट्रिक्स कुछ इस टाइप से होती है कि बी ए हमारा गिवन है हमारे पास सी ए के इक्वल है, ठीक है, तो हम राइट साइड से कैंसिल करके और बी को सी के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी कैंसलेशन लॉ थी जो हमारी एडिशन वाली या मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज़ में जो है रह गई थी। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने कर ली है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कर लिया है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ भी हमने देख ली है। ठीक है, अब ट्रांसपोज के बेसिस पर ही कुछ इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि हमें बताना है कि जी आप बताइए। चलिए थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, जूम आउट एक्चुअली, सॉरी। तो यहाँ पर एक हेडिंग लेते हैं हम, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये मैट्रिक्स को समझना कि स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी क्या होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, इसको बहुत ही अच्छे से वेरी वेरी इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसको समझने वाले हैं। देखिए सिंपल सी बात, ट्रांसपोज हमने पढ़ा अभी। ट्रांसपोज के अंदर देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, सबसे हम पहले देखते हैं जी सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर हमने देखा था कि हम ट्रांसपोज निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ जाती है, यानी कि इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो हमारी मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है जी, अब इसका एग्जांपल, जैसे कई बार हमारे पास क्या होता है कि मैट्रिक्स हमारी कुछ इस टाइप से होती है, माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी इसमें लिखने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि टच में थोड़ा सा टाइम लैग इसमें चला जाता है। चलिए कोई बात। अब मान लीजिए हमारी मैट्रिक्स कुछ इस टाइप की है। ठीक है जी, अब आप इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं। इसका जैसे ही आप ट्रांसपोज करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें सेम मैट्रिक्स ही हमारे पास आएगी, क्योंकि जैसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम इसके रो को कॉलम की तरह लिख रहे हैं। ठीक है जी, ऐसे ही तो करते हैं ट्रांसपोज, और इसकी सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम की तरह लिख रहे हैं। ठीक है जी, इसकी थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम की तरह लिख रहे हैं। ओके, सो आप देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल ए के इक्वल ही आ रही है। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है जिसमें ए ट्रांसपोज हमारा ए के इक्वल ही आ जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर प्रत्येक ए आई जे एथ एलिमेंट जो होगा वो ईच जे आई एथ एलिमेंट के इक्वल होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए 2 1 जो है वो हमारा 1 2 के इक्वल होगा। ठीक है, जो हमारा 3 1 है वो 1 3 के इक्वल होगा। ठीक है, यानी आई जे एथ एलिमेंट जे आई एथ एलिमेंट के इक्वल होता है, देन हमारी जो मैट्रिक्स होती है वो सिमेट्रिक टाइप्स की होती है। ओके, अब दूसरे टाइप की मैट्रिक्स हम देखते हैं जी, जो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, तो देखिए सिंपल सा सेकेंड हमारा टॉपिक है जी स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है,
तो बिल्कुल इसके जैसा ही है कि अगर मान लीजिए हम किसी मैट्रिक्स का कर रहे हैं ट्रांसपोज, जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज किया, मान लीजिए कि ए के इक्वल नहीं आती बल्कि माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाती है, ठीक है। अगर ऐसा होता है देन हमारी मैट्रिक्स जो होगी वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। इसका मतलब है वही सेम चीज़ जो आई जे एथ एलिमेंट है वो माइनस ऑफ ए जे आई एथ एलिमेंट के इक्वल होता है, ठीक है जी। ये चीज़ हमें क्लियर है। जैसे यहाँ पर सिंपली इक्वल थे लेकिन यहाँ पर माइनस ऑफ के इक्वल होते हैं, यानी बदल जाता है, उनका सिंबल साइन पलट जाता है, ठीक है। अब इसके लिए एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल सिंपल सा है, एक बेसिक लेवल एग्जाम्पल लेते हैं हम सिंपल सा। अब इसके अंदर एक चीज़ और हमें ध्यान में रखनी है कि जैसे ही हमें ट्रांसपोज करना है तो इसके लिए जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे ज़ीरो होते हैं। स्क्यू सिमेट्री की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं जी, ज़ीरो होते हैं, ठीक है। और इनके जो आई जे एथ एलिमेंट है वो माइनस ऑफ जे आई एथ एलिमेंट के इक्वल होता है, ठीक है जी। इसी टाइप से ये बी होगा तो ये माइनस ऑफ बी होगा, ठीक है। ये हमारा सी होगा तो ये माइनस ऑफ सी होगा। ये प्रॉपर्टी होती है स्क्यू सिमेट्री की, तभी तो जाकर के ए ट्रांसपोज क्या बनेंगे, माइनस ऑफ ए बनेंगे, ठीक है। अब हम ये मिटा देते हैं इसको। चलिए इसका ट्रांसपोज जैसे हम करते हैं तो हमारे पास देखिएगा किस टाइप की मैट्रिक्स बनेगी। पहले इसके रो को हम कॉलम के फॉर्मेट में लिखते हैं, इसके सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम के फॉर्मेट में लिखते हैं, माइनस ए ज़ीरो एंड सी, और ये हम लिखते हैं जी हमारी थर्ड कॉलम के फॉर्मेट में माइनस बी माइनस सी एंड ज़ीरो। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने इसका ट्रांसपोज किया तो ए हमारा माइनस ए में बदल गया, बी हमारा माइनस बी में, माइनस ए में, सी माइनस सी में, माइनस बी में और माइनस सी में, यानी कि ये हो गया जी हमारा माइनस ऑफ ए के इक्वल, ठीक है जी। तो ये मैट्रिक्स हमारी हो जाती है जी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। सो इसमें एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि अगर हम इनके, यानी कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ए 1 एलिमेंट है, ठीक है, तो या फिर ए 2 एलिमेंट है, यानी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, या फिर ए हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारे ज़ीरो होंगे, तभी जाकर के हमारी ये प्रॉपर्टी जो है काम आएंगी कि ये तीनों एलिमेंट्स क्या होने चाहिए जी, ज़ीरो होने चाहिए, यानी डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे तभी आपका ये प्रॉपर्टी पॉसिबल हो पाएगी। तो एक चीज़ तो हमें ध्यान में रखनी है कि स्क्यू सिमेट्रिक के सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं जी, ज़ीरो होते हैं, ओके। एक चीज़ इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लॉजिकल सी चीज़ है जो काफ़ी काम में आती है और हर बार बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो एक चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, वैसे इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये बनी बनाई चीज़ है, एक लॉ टाइप में मान सकते हैं या एक फैक्टर, एक मतलब फैक्ट टाइप में ले सकते हैं कि अगर ए हमारे पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मान लीजिए कि ए हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है जी, ए कैसी है, सिमेट्रिक है। आप ए मैट्रिक्स को, ठीक है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब कैसे लिख सकते हैं देखिएगा, जो हमारा हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज होता है ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होता है, आप करके देखेंगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज जब आप करेंगे तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगी। और इसको हम ए के लिए ए के इक्वल करना है हमने, तो हम यहाँ पर इसको प्लस करेंगे और ये हमारा आ जाएगा जी ए, यानी कि हम ए मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है जी। ए से हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स से एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं, या उसको एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्मेट के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से ये भी चीज़ हमें पता चली कि अगर हमें ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हम ए और ए ट्रांसपोज का एडिशन करते हैं तो वो भी हमारे पास क्या आएगी जी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। लेकिन अगर हम ए माइनस ए ट्रांसपोज कर देते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आने वाली है, ठीक है जी। तो ये चीज़ हमें जो है क्लियर हो चुकी है। चलिए अब सिंपली हम देखते हैं जी, हमारा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट क्या होता है? देखिए कॉन्जुगेट हम जानते हैं कि कॉन्जुगेट ऑलवेज इमेजिनरी नंबर्स का होता है, यानी कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनका होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर किसी एलिमेंट के अंदर है, यानी कोई भी एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है, तो उनका इमेजिनरी जो पार्ट है उसे हम उसका साइन हम चेंज कर देते हैं, तो सिंपली उसे ही हम कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं जी।
तो नेक्स्ट एक हेडिंग के फॉर्मेट में हम ले लेते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हेडिंग हमने ले लिया जी कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि हेडिंग हमें बिल्कुल क्लियरली हो। ओके, तो हम देखते हैं जी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट क्या होगा। देखिए हमारी सिंपल सी चीज़, कॉन्जुगेट को हम दिखाते हैं जी, जब भी हम कॉन्जुगेट करते हैं तो उसके ऊपर हम लगा देते हैं जी बार। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका कॉन्जुगेट हमें करना होता है तो हम जानते हैं कि उसके ऊपर हम बार लगाते हैं। जैसे जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके ऊपर हम जेड बार लगा देते हैं, उसका कॉन्जुगेट बन जाता है। और कॉन्जुगेट का मतलब है, मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में हैं उन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आप ले लें। और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है जी, कि उसका जो इमेजिनरी पोर्शन है उसका सिंबल आप चेंज कर देंगे। ठीक है जी, यानी उसको माइनस से मल्टीप्लाई आप कर देंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक छोटा सा बेसिक लेवल एग्जाम्पल लेते हैं, साइज इसका थोड़ा सा कम कर लेते हैं हम। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारी एक मैट्रिक्स लेते हैं हम कुछ इस टाइप की, कि मान लीजिए ये 2 है, ये 7, ये हमारा 4 + 2 आयोटा, क्योंकि लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है टच में। ठीक है जी, 3 - आयोटा, और यहाँ पर हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 5, ये हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 5 + 3 आयोटा, एंड यहाँ पर हम ले लेते हैं जैसे 5, और ये हमने ले लिया जी, चलिए यहाँ पर ले लेते हैं -6 आयोटा। ठीक है, तो बेसिकली देखिए इसका मतलब क्या है, अब हमें करना है इसका जी कॉन्जुगेट। और मैट्रिक्स का जब भी हम कॉन्जुगेट करते हैं, कॉन्जुगेट टॉपिक हमारा चल रहा है, तो चलिए ओके। अब देखिए हमें करना है इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट के लिए हम क्या करते हैं जी, इसको हम दिखाएंगे कुछ इस टाइप से कॉन्जुगेट। ठीक है, और कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगा सिंपली, अब देखिए जो हमारे रियल एलिमेंट्स हैं उन्हें तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे कॉन्जुगेट में, उनका तो कुछ होता ही नहीं है, तो रियल पार्ट्स को तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, 2 का 2, 7 का 7। ठीक है जी, 0 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब बात बची हमारे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनका कॉन्जुगेट करेंगे, तो हम जानते हैं कि कॉन्जुगेट में जैसे ये है 4 + 2 आयोटा है, 4 + 2 आयोटा के कॉन्जुगेट में उसका जो रियल पार्ट है वो तो एज इट इज़ रहेगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये इसका 4 - 2 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, सिमिलरली यहाँ पर ये आ जाएगा 3 + आयोटा। ठीक है जी, सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा 5 - 3 आयोटा। ठीक है, यानी इमेजिनरी पार्ट, अब यहाँ तो ओनली इमेजिनरी पार्ट है तो ऑब्वियसली बात है ये चेंज हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +6 आयोटा। ठीक है जी, चलिए तो हमने ये ट्रांसपोज कर लिया है, ट्रांसपोज करना आपने देख लिया है, लेकिन ध्यान देंगे अगर सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे कैसे होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स अगर हमारे पास रियल होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नोट हम डालेंगे, नोट हम लिखेंगे फॉर ऑल रियल एलिमेंट्स, फॉर ऑल रियल एलिमेंट्स, अगर हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स अगर रियल हैं दैट मीन्स उसमें कुछ इमेजिनरी पोर्शन है ही नहीं, तो ट्रांसपोज करने पर कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, सेम की सेम मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी अगर रियल एलिमेंट्स है। ठीक है, अगर सारे के सारे इमेजिनरी एलिमेंट्स ही है, ठीक है, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी जो है इमेजिनरी पोर्शन अवेलेबल हैं, तो फिर हमारे सिंबल्स चेंज होंगे। ठीक है, अदरवाइज़ अगर सारे के सारे रियल एलिमेंट्स हैं तो हमारी सेम मैट्रिक्स ही हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह का एक हमारा टॉपिक है, जैसे हमने अभी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा, वैसे ही हम देखेंगे अभी कि हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हमारी क्या होती है। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। देखिए अब तक हमने पढ़ लिया है, अब तक दो चीज़ें हमने देखी हैं, एक तो हमने देखा है जी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, एक तो हम क्या करते हैं जी ट्रांसपोज करते हैं, और एक हमने देखा जी हम करते हैं मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट। ठीक है जी, तो एक चीज़ हमारे पास आती है कि अगर आप ट्रांसपोज भी कर रहे हैं और साथ ही साथ आप उसका कॉन्जुगेट भी कर रहे हैं, ठीक है जी, तो उसे हम ट्रांजुगेट कहते हैं। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात कि और अगर यानी दोनों चीज़ें हो रही है तो हम उससे दिखाते हैं जी ए थीटा से। ठीक है, ए थीटा से, यानी कि ए थीटा का मतलब है कि आप उसका ट्रांसपोज भी करेंगे और उसका कॉन्जुगेट भी लेंगे। ठीक है, तो सेम यही चीज़ हमें ट्रांजुगेट जो है ये चीज़ हमारे यहाँ पर यूज़ होने वाली है जी।
सो ट्रांजुगेट को हम देखते हैं जी, ट्रांजुगेट को हम लिखेंगे दिस इज इक्वल्स टू ए थीटा, ठीक है। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स ले उसका ट्रांसपोज कर दें और कॉन्जुगेट कर दें, ठीक है। तो देखिए अगर कोई मैट्रिक्स हमारी ए है, उसका हमने ट्रांजुगेट किया है, यानी कि ट्रांसपोज लेकर के उसका कॉन्जुगेट कर दिया, यानी रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया है, एंड जितने भी उसके अंदर इमेजिनरी पोर्शंस है यानी जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उनका हमने कॉन्जुगेट ले लिया है। अगर हमने ऐसा कर दिया और वापस से हमें सेम मैट्रिक्स ही मिल गई तो वो हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी जी हर्मिशियन मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी जी हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है जी। और अगर हमने इसका ट्रांजुगेट किया, ठीक है जी, क्या किया जी, ट्रांजुगेट किया और वो हमें मिल गई जी माइनस ऑफ ए, ठीक है। इस ए थीटा को आप ऐसा भी लिख सकते हैं जी, ए थीटा को आप ये भी लिख सकते हैं कि एक तो आपने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया और साथ ही आपने उसका कॉन्जुगेट भी ले लिया है, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया और आपको माइनस ऑफ ए मिल गई देन आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी जी स्क्यू हर्मिशियन टाइप की, ठीक है जी। तो ये हो जाएगी हमारी स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है जी। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे हम। देखिए सिंपल सी बात है कि हमें क्या करना है, बेसिकली ट्रांसपोज लेना है और कॉन्जुगेट करना है। सिंपली अगर हम ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टीज देख रहे थे, सिर्फ ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए और सिर्फ ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए, तो वो तो हमारी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। लेकिन अगर हम ट्रांसपोज के साथ कॉन्जुगेट भी ले रहे हैं तो हमारी मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। अगर वो ए के इक्वल आ जाए और माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। थोड़ी सी चीज़ हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इसी की, कि एक चीज़ हमें देखने को मिलती है, साइज़ को थोड़ा सा कम करेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें आ रही है, ये अटक गया है एक्चुअली। ओके देखिए सिंपल सी बात हमारी क्या है कि प्रॉब्लम इसमें क्या है कि हमने एक तो लेना है जी ट्रांसपोज, ठीक है, और एक हमने लेना है उसका कॉन्जुगेट। अब देखिए अगर हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ मैट्रिक्स के अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ रियल ही हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि अगर सारी की सारी वैल्यूज़ रियल होती हैं तो वहाँ पर कॉन्जुगेट करें या नहीं करें सेम ही वैल्यूज़ आती हैं। दैट मीन्स हमारी जो ए थीटा है, ठीक है, ए थीटा है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल ही मानी जाएगी, क्योंकि कॉन्जुगेट इसमें तो कॉन्जुगेट कर ही नहीं रहे और इसमें कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि रियल है वैल्यू सारी, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जैसी ही बिहेव करती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि सारी वैल्यूज़ कैसी हैं जी, हमारी रियल है, ठीक है। और उस केस में क्या हो जाएगा, हमारी जो ए थीटा है वो हमारा ए ट्रांसपोज के इक्वल ही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा हो गया तो जो हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी और जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है वो हमारी जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, क्योंकि कॉन्जुगेट का यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है, बिकॉज और ऑल द एंट्रीज आर रियल, ओके। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा साइड में ध्यान में रखनी है कि अगर हमारी सारी की सारी एंट्रीज रियल हो तो हमारी हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन बिल्कुल सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जैसा ही बिहेव करेंगी। चलिए बेसिकली तो कॉन्जुगेट करना है हमें, ठीक है। चलिए अब हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं जैसे ऑर्थोगोनल, यूनिटरी, निलपोटेंट एंड आइडेम्पोटेंट, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इन्हें थोड़ा सा हमें समझना है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमारी क्या होती है। देखिए ऑर्थोगोनल में हमने देखा है कि ऑर्थोगोनल की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम लाइंस लेते हैं तो ऑर्थोगोनल लाइंस होती हैं तो उनके स्लोप्स के अंदर ये रिलेशन होता है, हम जानते हैं m-1, यानी कि इसका माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर हम देखें, ओके तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है कि m डैश, ठीक है, यानी कि एक लाइन का स्लोप और दूसरी लाइन का स्लोप ये क्या होता है जी, इक्वल्स टू -1 होता है, ठीक है, इक्वल्स टू -1 होता है अगर वो ऑर्थोगोनल लाइन्स है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि अगर हम दो मैट्रिसेस ऑर्थोगोनल कब होगी, जब हम ए और ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं, ठीक है। ये लाइन कंफ्यूज करेगी आपको, ये बार नहीं है, ओके। चलिए हमने लिया ए एंड ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए और ए ट्रांसपोज का जो मल्टीप्लिकेशन है, या फिर पहले आप ए ट्रांसपोज ले रहे हैं यानी कि प्री फैक्टर के फॉर्म में और पोस्ट फैक्टर के रूप में आप ए ले रहे हैं, ये अगर हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाती है देन हम कहेंगे कि हमारी दोनों मैट्रिसेस कैसी हैं जी, ए हमारी जो मैट्रिक्स है वो कैसी है जी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है,
ठीक है। तो ये हमारी ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी होती है, इसे यूज़ करके हम मैट्रिसेस में ऑर्थोगोनल बोल सकते हैं। अगर हमारा ए ट्रांसपोज के इक्वल ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के इक्वल है तो वो हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। यहीं से एक और रिजल्ट हमें देखने को मिलता है कि बिकॉज ए ट्रांसपोज इंटू ए, ठीक है जी, ये हमारा अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है, आप बोथ साइड ए इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा ए ट्रांसपोज जो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ए और इसको ए इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, आइडेंटिटी को भी ए इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसमें ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है जी, ए इनवर्स के इक्वल होता है। ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी यहाँ पर रहती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात कि अगर ए ट्रांसपोज आप ले रहे हो और वो ए इनवर्स के इक्वल आ जाए तो भी हमारी वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं जी यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है कि जैसे आपने यहाँ पर ए और ए ट्रांसपोज लिया है, वैसे ही आपको यहाँ पर ए को ए ट्रांसपोज से नहीं बल्कि ए के ट्रांजुगेट से, यानी कि ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट दोनों जहाँ पर कर रहे थे वो चीज़, ठीक है, उन दोनों से अगर हम मल्टीप्लाई करें, यानी आपको ए और देखिए यहाँ पर ए का ट्रांजुगेट लेना है, यानी ट्रांसपोज भी आप करें, यहाँ तो सिर्फ ट्रांसपोज है, यहाँ पर आप ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट दोनों कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं और ये हमारी आइडेंटिटी के इक्वल आ जाती है, ठीक है जी, देन हमारी मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप थोड़ा सा रिलेशन यहाँ पर बना सकते हैं। कैसा रिलेशन बना सकते हैं कि हमें पता है कि अगर हमारी मैट्रिक्स के अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ रियल ही हैं, रियल वैल्यूज़ हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, तो हम वहाँ पर कॉन्जुगेट का कोई मतलब ही नहीं बनता, कॉन्जुगेट करें या ना करें सेम ही आता है। तो उस केस में हमारी ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिक्स सेम ही हो जाएंगी, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर थीटा जो है वो क्या है, ट्रांजुगेट है, यानी ट्रांसपोज प्लस कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज भी है एंड कॉन्जुगेट भी है, तो कॉन्जुगेट वहाँ पर हम ले या ना लें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो वहाँ पर ए थीटा ए ट्रांसपोज के इक्वल ही हो जाता है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी होती है वो और यूनिटरी मैट्रिक्स भी होती है अगर सारी की सारी वैल्यूज़ रियल है, ठीक है जी। चलिए ये चीज़ हमें क्लियर हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारी निलपोटेंट एंड आइडेम्पोटेंट। देखिए एक बेसिक सा सिंपल सी चीज़ कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स की कोई भी पावर्स ले रहे हैं, ठीक है जी, किसी मैट्रिक्स की इंटीग्रल पावर्स ले रहे हैं, ठीक है जी, कितना भी हो सकता है ये, ठीक है, वो अगर हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। और जिस पावर के लिए वो ज़ीरो आती है वो उसका हो जाएगा जी इंडेक्स, तो उसे आप बोलेंगे इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो कोई भी मैट्रिक्स जिसकी कोई पावर करने से हमें ज़ीरो मैट्रिक्स मिल जाए तो वो हो जाएगी हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स, और वो पावर उसकी इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स बोली जाएगी, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें आइडेम्पोटेंट, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है जी, इसके अंदर ये होता है कि आप उसकी स्क्वायर अगर करते हैं, किसी मैट्रिक्स की स्क्वायर अगर आप करते हैं और हमें सेम ही जो है मैट्रिक्स मिल जाए, ठीक है जी, किसी भी मैट्रिक्स की अगर आप स्क्वायर करते हैं और हमें सेम मैट्रिक्स मिल जाए तो वो हमारी हो जाती है जी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है जी। ये चीज़ हमें बहुत ही क्लियर है। देखिए दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है, निलपोटेंट मैट्रिक्स में पावर्स कर रहे हैं, ठीक है, निलपोटेंट मैट्रिक्स में आप क्या कर रहे हैं, सिंपली कोई भी पावर्स लेते हैं, पावर्स लेने के बाद हमें क्या मिल जाता है जी, पावर्स लेने के बाद हमें सिंपली ज़ीरो मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में स्क्वायर लेने पर हमें सेम मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, ठीक है जी। इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, जैसे फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि आई की आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हम कितनी भी पावर्स लें तो वो हमारी सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आती है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है कि यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी एक तरह की आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है, ठीक है जी। इसी के साथ एक और टाइप का एग्जाम्पल होता है जी, वो भी हम यहीं कर लेते हैं। एक हमारे पास फिफ्थ टाइप की, इन्हीं में से ये फोर्थ टाइप की थी, ठीक है जी। तो फिफ्थ टाइप की एक मैट्रिक्स होती है हमारे पास इनवॉलेंट्री, ये भी हम देख लेते हैं। देखिए इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर आपने ए स्क्वायर किया, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर किया और वो आपका आइडेंटिटी खुद की वैल्यू के इक्वल नहीं बल्कि आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, तो वो हमारी इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स हो जाती है। यहाँ पर देखिए स्क्वायर करने पर सेम मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, बल्कि यहाँ पर स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, ठीक है। बस इनवॉल्यूंटरी में और आइडेम्पोटेंट में इतना सा ही फर्क है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने समझ ली अच्छे से। एक बार सभी को समराइज्ड वे में लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या होता है जी,
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी के इक्वल आता है। यूनिटरी मैट्रिक्स में ए और ए का ट्रांजुगेट आइडेंटिटी के इक्वल आता है। निलपोटेंट में कितनी भी पावर मतलब ए की कोई पावर होती है इंटीग्रल पावर, तो वो किसके इक्वल, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आती है। आइडेम्पोटेंट में क्या होता है जी, स्क्वायर करें तो सेम मैट्रिक्स वापस आ जाती है, और इनवॉलेंटरी में स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिलती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑल 5 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्वेश्चंस में काफ़ी बार देखने को मिलता है। ठीक है जी, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत ही ईजी सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये टॉपिक है। ट्रेस क्या होता है, ठीक है जी। तो ट्रेस को हम दिखाते हैं कैसे, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस लेना है, ट्रेस ऑफ ए को हम दिखाते हैं जी कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ट्रेस ऑफ ए होता क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस हमें लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम एक रैंडम एग्जांपल लेने कोई भी मैट्रिक्स का, ठीक है, 2 0 5 3 4 2 या 3 7 2 मान लीजिए, चलो इसको 7 ही कंसिडर कर लें आप, ये 7 है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स है, इसका अगर हमें लेना है जी ट्रेस। ठीक है, तो ट्रेस का मतलब होता है जी सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है जी, सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट्स का आप सम ले लें तो वो हमारा हो जाता है जी ट्रेस ऑफ ए। तो यहाँ पर डायगोनल है हमारी ये, ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स ट्रेस ऑफ ए, इस ए का मान लीजिए ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो इस ए का ट्रेस हमारे पास हो जाएगा 1 + 0 + 2 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, ये चीज़ हमें क्लियर है। तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है जी, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, तो ये भी हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं। हमने कुछ टॉपिक्स अब तक किए हैं, तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पर आप होमवर्क मान सकते हैं इसे, आप करेंगे इसको, कि एक मैट्रिक्स है हमारी ए जो कि सिमेट्रिक है, यानी कि इसका ट्रांसपोज ए के इक्वल ही है। ठीक है जी, बी भी हमारी मान लीजिए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो आप ये बताएंगे कि ए बी प्लस बी ए क्या सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी। और एक आपको बताना है जी कि ए बी माइनस बी ए ये क्या होगी, सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ठीक है जी, तो ये आप थोड़ा सा देख करके बता सकते हैं। और एक और चीज़ हम ले सकते हैं, चलिए मान लीजिए इसको आप फैक्ट के रूप में भी याद रख सकते हैं या फाइंड आउट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, कि अगर आपकी ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो ए बी प्लस बी ए तो आपका होगा जी सिमेट्रिक। ठीक है, और ए बी माइनस बी ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक होने वाला है। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के रूप में भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आप सॉल्व करने नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा ये, तो आप डायरेक्टली इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा एक और क्वेश्चन है कि अगर ए मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा देखते हैं हम क्वेश्चंस। मान लीजिए हमारे पास ए एक क्या है जी, मैट्रिक्स है। ठीक है, और ए ट्रांसपोज, ए और ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ये बताइए कि ये सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, या आप इसके बारे में बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं। चलिए ऐसा बताइए, तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कि ए हमारी कोई मैट्रिक्स है, जो कि कोई भी मैट्रिक्स है, ऐसा नहीं दिया हुआ है सिमेट्रिक है या कैसा है, तो ए और ए का ट्रांसपोज, इसका मल्टीप्लिकेशन सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, या कुछ भी इसके बारे में नहीं कह सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी। तो मैं बता दूं आपको, बेसिकली ये जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगी। ठीक है जी, कोई भी मैट्रिक्स है, और इसको हम करके देख लेते हैं चलिए, ताकि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसे कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको पता चल जाए। अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि मान लीजिए ए और ए का ट्रांसपोज, ए एंड ए का ट्रांसपोज ये हमारे पास मान लीजिए कि बी है। ठीक है, एंड मान लीजिए कि बी हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो बी का डैश किसके इक्वल हो जाएगा जी, ए, इसका भी हमने क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, तो ये हो जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में पलट जाती हैं चीज़ें। ठीक है,
और ये हो जाएगा हमारा A ट्रांसपोज, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा, पहले A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा, फिर A का ट्रांसपोज होगा। तो ये हमारे पास फिर से आ जाता है जी, फिर से हमारे पास आ जाता है A इंटू A ट्रांसपोज, ठीक है, वही आ जाता है जो हमारा B था, ठीक है। तो इसका मतलब B हमारी यानी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। और इसके बारे में अभी तक हमने कुछ भी नहीं कहा है, A सिमेट्रिक हो सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। फिर भी A और A ट्रांसपोज अगर आप लेंगे तो वो सिमेट्रिक ही हमेशा आएगा, ठीक है जी, ये चीज़ हमें क्लियर है। लेकिन एक चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है हमेशा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा ही क्या होते हैं जी, 0 होते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक और चीज़ थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक और फैक्ट आप लिख सकते हैं, नोट के फॉर्म में लिख सकते हैं आप, ठीक है, नोट ले सकते हैं आप इसका, ठीक है, कि अगर मान लीजिए ए हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है जी, तो इसकी कोई भी इंटीग्रल पावर्स हम लेते हैं लाइक ए एन, ठीक है, ए की पावर एन लेते हैं, तो ये कैसी होगी, तो ये सिमेट्रिक होगी या असिमेट्रिक होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ए की कितनी भी पावर्स लेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इंटीग्रल पावर्स आपके पास हमेशा ही आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेंगी, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, अब मान लीजिए हमारे पास ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन इसमें आता है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि ए मान लीजिए हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, और हम ले रहे हैं इसकी पावर, इसकी इंटीग्रल पावर ले रहे हैं। तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर ये पावर्स जो है n जो है वो इवन है, कैसा है जी, इवन पावर है, और अगर हमारा n क्या है जी, ऑड पावर है, ठीक है। अगर n हमारा इवन पावर है फिर तो स्क्यू सिमेट्रिक की इवन पावर की जो है वैल्यू आएगी वो सिमेट्रिक ही आएगी, और स्क्यू सिमेट्रिक की ऑड पावर्स अगर हम लें तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक आएगी। ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है, ठीक है जी। तो ये चीज़ है। और एक और चीज़, जो जीरो मैट्रिक्स होती है वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है, उसके बारे में अपने कुछ ज़्यादा कहते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स है तो उसे हम बता ही नहीं सकते कि वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आया उसका ट्रांसपोज या ए के इक्वल आया। तो बेसिकली हम दोनों ही लेके चलते हैं कि वो सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है। चलिए, तो आज के लिए काफ़ी है, और आज की वीडियो में हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर किए हैं। नेक्स्ट हमारा जो होगा उसमें हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे, और उसके बाद हम थोड़ा सा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स देखेंगे कि कैसे दो मैट्रिक्स को हम इक्विवेलेंट कह सकते हैं। उसके बाद हमारा डिटर्मिनेंट हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को शेयर करें और लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।